ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आरक्षण गरीबी हटाने की या नौकरी देने की कोई स्कीम है, लेकिन ये सच नहीं है। जैसा कि अंबेडकर जी का मूल विचार था, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश की उन संस्थाओं में जहां से देश चलता है, संसद, विधानसभा, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, पत्रकारिता, वहां उन लोगों की भी मौजूदगी हो जिन्हें हजारों सालों से हमेशा बाहर रखा गया है, ताकि जब देश के लिए नीतियां बने तो उसमें हर तबके की आवाज़ शामिल हो। और यह सुनिश्चित करना था कि सत्ता कुछ बड़े या कुछ ऊंची जाति के लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए। सोचिए, अगर देश चलाने वाले सारे लोग एक ही सामाजिक समूह से आएंगे तो क्या वे उन लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं, जिनके दर्द को उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया? अंबेडकर जी का यह तर्क था कि अगर कोई व्यवस्था आपको इंसान मानने से इनकार करती है तो आपको उस व्यवस्था को ही खारिज करने का अधिकार है। यही वो नैतिक और बौद्धिक आधार है जो आरक्षण को खैरात नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए एक हक के रूप में स्थापित करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो ऐतिहासिक अन्याय आज भी जारी है? क्या 78 सालों की आज़ादी के बाद भी हमें इस हक की जरूरत है? आइए इस 21वीं सदी के भारत की हकीकत देखते हैं। आरक्षण का मूल उद्देश्य था प्रतिनिधित्व। तो चलिए देखते हैं कि आज़ादी के 78 सालों के बाद भी हम प्रतिनिधित्व के मामले में कहाँ खड़े हैं। क्या सत्ता के ढांचों में उन समुदायों की भागीदारी है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया था? आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। भारत की उच्च न्यायपालिका, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, वहां विविधता की कमी चिंताजनक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़े देखिए। 2018 से नियुक्त 698 हाईकोर्ट जजों में सिर्फ 22 एससी और 15 एसटी समुदाय और 87 जज ओबीसी समुदाय से आते हैं। एससी एसटी ओबीसी टोटल 124, यानी 698 का 17.5%। इसका मतलब है कि लगभग 82.5% नियुक्तियां सामान्य श्रेणी या ऊंची जाति के लोगों की हुई हैं। ये डेटा साफ करता है कि न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर जहां नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती हैं और आरक्षण लागू नहीं हो पाता, वहां सामाजिक विविधता लगभग ना के बराबर है। यहाँ आपको यह समझना जरूरी है कि कॉलेजियम प्रणाली भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम 4 जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति व तबादले की सिफारिश करते हैं। सरकार केवल अनुमोदन करती है। उदाहरण के तौर पर किसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव कॉलेजियम भेजता है। मतलब साफ है कि न्यायपालिका जैसे सबसे शिक्षित और व्यवस्थित प्रशासन में ऊंच नीच जैसा भेदभाव देखा जाता है। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो हमारी सोच को, हमारे नैरेटिव को आकार देता है। 2022 की ऑक्सफैम न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स बताती है कि 121 न्यूज रूम लीडरशिप, संपादक, ब्यूरो चीफ आदि में 106 पदों पर सवर्ण है। यानी देश का चौथा स्तंभ भी जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, जहां लगभग 90% नेतृत्व पदों पर स्वर्ण जाति के लोग हैं। एक भी मुख्यधारा के मीडिया हाउस का नेतृत्व एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का मीडिया हाउसों में 0% योगदान है। प्राइम टाइम बहसों में 70% से ज्यादा पैनलिस्ट उच्च जातियों से होते हैं। ये नैरेटिव मोनोपोली या एक अधिकार सुनिश्चित करता है कि दलित बहुजन के मुद्दों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन्हें उच्च जाति के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। आरक्षण के खिलाफ योग्यता मेरिट की बहस को इतना अधिक कवरेज मिलना इसी एक अधिकार का परिणाम है। नौकरशाही में यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने निचले स्तरों पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, लेकिन सीट्स पर एक पिरामिड जैसी संरचना बनी हुई है। एससी और एसटी कर्मचारी ज्यादातर ग्रुप डी सेवाओं जैसे सफाई कर्मी में केंद्रित हैं, जबकि ग्रुप ए के शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि देश में 90 शीर्ष आईएएस सेक्रेटरी सचिव स्तर के अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी दलित आदिवासी समुदायों से हैं। उन्होंने 2024 में अपने एक बयान में यह भी कहा था कि भारत की टॉप 200 कंपनियों में से एक भी मालिक दलित आदिवासी या ओबीसी नहीं है, जबकि ये समुदाय देश की 73% आबादी है। इस बात की पुष्टि आर्थिक शोध और दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स डीआईसीसी की रिपोर्ट भी करती है, जो यह बताती है कि भारत के कॉरपोरेट जगत के शीर्ष स्तरों पर सवर्णों का ही एकाधिकार है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि आरक्षण ने प्रवेश के द्वार तो खोले हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचने के रास्ते अभी भी बंद हैं। ये केवल प्रतिनिधित्व का संकट नहीं बल्कि शक्ति के वितरण का संकट है। हाँ, ये सच है कि आरक्षण एक आदर्श व्यवस्था नहीं है, उसमें कई खामियां हैं, जैसे क्रीमी लेयर का लूप होल। ये बहस सबसे ज्यादा यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में देखने को मिलती है। 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी दिया।
इसका मतलब था कि ओबीसी समुदाय के भीतर जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा समुदाय के सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंच सके। लेकिन हाल के कुछ मामले जैसे पूजा खेड़कर, पूर्वा चौधरी और अन्य बहुत से आईएएस आईपीएस के मामले दिखाते हैं कि इस नियम में कई खामियां हैं। इन उम्मीदवारों पर सोशल मीडिया पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी आलीशान जीवन शैली और बड़े सरकारी अधिकारी माता पिता होने के बावजूद ओबीसी कोटे का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जैसे शिक्षक इन मामलों के पीछे की जटिलता को समझाते हैं। वो बताते हैं कि जनता में गुस्सा नियमों की गलतफहमी के कारण है। ओबीसी क्रीमी लेयर के नियमों के अनुसार 8 लाख रुपए वार्षिक की आय सीमा में माता पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आय को नहीं गिना जाता। क्रीमी लेयर का निर्धारण आय से ज्यादा माता पिता के पद, रैंक और उनकी नौकरी में प्रवेश की उम्र पर निर्भर करता है। अगर कोई माता पिता 40 साल की उम्र के बाद ग्रुप ए अधिकारी बनते हैं तो उनके बच्चे कानूनी रूप से आरक्षण के हकदार हो सकते हैं, भले ही उनकी आय ज्यादा हो। ऐसे नियम दिखाते हैं कि समस्या शायद उम्मीदवार की नहीं बल्कि उन नियमों की है जिनमें ऐसे लूपहोल्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी और जायज आलोचना यह भी है कि आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर कुछ शक्तिशाली और संख्या में बड़ी जातियां ही उठा ले जाती हैं, जबकि उन्हीं श्रेणियों में मौजूद सैकड़ों छोटी और ज्यादा पिछड़ी जातियों तक कुछ नहीं पहुंचता। इस समस्या को समझने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग ने पाया कि ओबीसी कोटे की 97% नौकरियों और दाखिलों का फायदा सिर्फ 25% ओबीसी उपजातियों को मिला है, जबकि 983 ओबीसी जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य है। इसी तरह की असमानता एससी एसटी समुदायों में भी है। इसी को ठीक करने के लिए 2024 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें एससी एसटी के अंदर भी उप श्रेणियां बना सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा वंचितों तक पहुंच सके। इस फैसले के बाद तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य एससी कोटे के अंदर कोटा मतलब सब कोटा उप श्रेणियां लागू कर रहे हैं। ये बहसें दिखाती हैं कि आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ आरक्षित बनाम अनारक्षित का नहीं रहा, ये अब आरक्षित श्रेणियों के अंदर न्याय का एक बहुस्तरीय संघर्ष बन गया है। आज आरक्षण का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा जटिल और राजनीतिक हो गया है। अब लड़ाई 50% की सीमा को तोड़ने, निजी क्षेत्र में आरक्षण और अपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की हो गई है। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले ने आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया था, लेकिन अब कई राज्य इस सीमा को चुनौती दे रहे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को यह कहकर सही ठहराया कि 50% की सीमा सिर्फ जाति आधारित आरक्षण के लिए थी, आर्थिक आधार के लिए नहीं। इस फैसले ने 50% की सीमा को तोड़ने का एक कानूनी रास्ता खोल दिया। बिहार ने अपने जाति सर्वेक्षण, जिसमें ओबीसी ईबीसी आबादी 63% पाई गई, के आधार पर आरक्षण को ईडब्ल्यूएस सहित 75% तक बढ़ा दिया था। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने जून 2024 में इस पर रोक लगा दी। तेलंगाना अपने जाति सर्वेक्षण 56% बैकवर्ड क्लास आबादी के आधार पर स्थानीय निकायों में बैक क्लास आरक्षण 42% तक बढ़ाने की तैयारी में है। जम्मू और कश्मीर में कुल आरक्षण लगभग 70% तक पहुंच गया है। ये सब क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ एससी एसटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ओबीसी और अन्य समुदाय भी अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा अब भारतीय राजनीति का केंद्र बन रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आजकल निजी क्षेत्रों यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। इसलिए अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने जुलाई 2024 में संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें निजी क्षेत्र में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की गई। हालांकि ये बात सिर्फ चर्चा का विषय रहा। मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा। आज भी देश के सबसे बड़े संस्थानों आईआईटीज, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब कोई नया बैच आता है तो कई बच्चे एक दूसरे से उनका रैंक पूछते हैं। रैंक इसीलिए नहीं पूछते कि उन्हें आपकी पढ़ाई से मतलब है, वो रैंक पूछकर आपकी कैटेगरी का पता लगाते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप आरक्षण से आए हैं तो आपके साथ बैठने वाले दोस्त बदल जाते हैं। यही वो मॉडर्न छुआछूत है जिसकी वजह से आज भी हमारे कई होनहार छात्र डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे ही जातिगत भेदभाव की वजह से बहुत से छात्र मौत को गले भी लगा लेते हैं, जैसे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे होनहार छात्र। ये सच है कि आरक्षण एक इम्परफेक्ट दवा है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है, इसका फायदा
कुछ लोगों ने गलत तरीके से उठाया है। इसका लाभ बहुत से जरूरतमंदों तक आज भी नहीं पहुंचा है। लेकिन जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जाती, आप दवा देना बंद नहीं कर सकते। इसका समाधान आरक्षण को खत्म करना नहीं, बल्कि इसे और ज्यादा तार्किक और न्यायपूर्ण बनाना है, जैसा कि उपवर्गीकरण, सब कैटेगरी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन असली बहस इस सिकुड़ते हुए केक के टुकड़ों पर लड़ने की नहीं, बल्कि केक को बड़ा बनाने की होनी चाहिए। हमें सत्ता में बैठे लोगों से ये पूछना चाहिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में इतनी नौकरियां क्यों नहीं हैं। हम दुनिया की टॉप 100 लिस्ट में आने वाले विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं बन पा रहे हैं। क्यों हम सरकारी ठेकों, आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से आरक्षण और पक्की नौकरियों को खत्म करने की साजिशें झेल रहे हैं। अभी हाल ही में अगस्त 2024 में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला था। चूंकि इसमें आरक्षण नहीं था, इसलिए पूरे देश में भारी बवाल हुआ और सरकार को 48 घंटे के अंदर इसे रद्द करना पड़ा। अगर यह भर्ती रद्द नहीं होती तो आप समझ सकते हैं क्या होता। असली सवाल यह नहीं है कि आरक्षण खत्म कब होगा, असली सवाल यह है कि हम एक ऐसा समाज कब बनाएंगे जहां आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। बाबा साहब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत ना हो। वो एक अधूरी क्रांति थी। आरक्षण उस क्रांति को पूरा करने का एक साधन है, मंजिल नहीं। जब तक वो मंजिल नहीं आ जाती, यह एक दर्दनाक, जटिल लेकिन जरूरी संवैधानिक सच्चाई बना रहेगा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि नवीन सर, आप सिर्फ एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। क्या हमारे देश में ऊंची जातियों, सवर्णों के साथ अपराध नहीं होते? क्या सिर्फ दलितों को ही सताया जाता है? और एक निष्पक्ष शिक्षक होने के नाते मैं इस बात का खंडन नहीं करूंगा। सिर्फ दलितों को ही सताया जाता है? एक निष्पक्ष शिक्षक होने के नाते मैं इस बात का खंडन नहीं करूंगा। बिल्कुल, इस देश में अपराध हर किसी के साथ होता है। ऊंची जाति के लोगों के साथ भी कई जगह भयानक क्रूरता हुई है, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। लेकिन मेरे साथियों, एक बहुत बारीक और गहरा फर्क है। जरा उस अपराध के पीछे का कारण, मोटिव तो देखिए। जब किसी ब्राह्मण, राजपूत या सवर्ण जाति के व्यक्ति की हत्या होती है या उसे सताया जाता है, तो उसका कारण कोई जमीनी विवाद होता है, कोई राजनीतिक दुश्मनी होती है या कोई क्रिमिनल मामला होता है। किसी स्वर्ण को इसीलिए कभी नहीं मारा जाता कि उसने किसी सार्वजनिक नल से पानी पी लिया। किसी ऊंची जाति वाले को इसलिए नहीं पीटा जाता कि वो अपनी शादी में घोड़ी पर बैठ गया। लेकिन जब भारत में किसी दलित, शोषित या आदिवासी के साथ क्रूरता होती है, तो 99% मामलों में उसकी वजह कोई आपसी दुश्मनी नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसका नीची जाति का होना होता है। उसे इसीलिए मारा और सताया जाता है ताकि वो समानता की बात ना कर सके। उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए मारा जाता है। यही वजह है कि आज 2026 के इस हाईटेक जमाने में भी हमारी सोशल मीडिया और अखबारों में वो खौफनाक खबरें देखने को मिलती है। जरा सोचिए, किसी की शादी का दिन है, खुशियों का दिन है, दूल्हा अपनी घोड़ी पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसकी बारात पर पत्थर फेंके जाते हैं। और अपनी ही शादी में, अपनी ही बारात में उस दूल्हे को घोड़ी पर बैठने के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है और पुलिस बुलानी पड़ती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के एक दलित दूल्हे के साथ हुई हकीकत है। ये फरवरी 2024 में गुजरात के विकास चावड़ा की कहानी है, जिन्हें सिर्फ इसलिए घोड़ी से उतारकर पीटा गया क्योंकि कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोगों का उनका घोड़ी चढ़ना मंजूर नहीं था। ये जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की वो शर्मनाक घटना है जहां एक 15 साल के दलित लड़के को सरेआम पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। और ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। दूर दराज के गांवों और कस्बों में आज भी हमारी दलित और शोषित माताओं बहनों के साथ जो दुष्कर्म और क्रूरता होती है, उसे ऊंची जातियों के दबाव में गांव में ही डरा धमकाकर दबा दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए, जिस समाज से आज भी एक इंसान को घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस और हेलमेट का सहारा लेना पड़े, एक इंसान को पेशाब पीने और थूक चाटने पर मजबूर किया जाए, क्या उस समाज में आप मेरिट और बराबरी की बात कर सकते हैं? आप उस समाज का आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं?